नमस्कार and Jai Hind दोस्तों. Welcome to the Banking Awareness. Guys, बैंकिंग अवेयरनेस के अंदर जिस टॉपिक को आज हम पढ़ रहे हैं वो है इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया. गाइस, इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट रेजिम बदलती गई है. इंडिपेंडेंस से लेके आज तक इंडिया में इंटरेस्ट रेट के अलग अलग सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया था. वो अलग अलग सिस्टम्स कौन सी थी, उन अलग अलग सिस्टम्स को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और उनके क्या परिणाम हो गए, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडिया के अंदर जो अलग अलग डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन सारे इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा था. तो उसके अंदर हमने नाबार्ड, एक्सिम, नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे अलग अलग तरीके की डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पढ़ी थी. लेकिन आज के चैप्टर में हम बैंक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट इशू को पढ़ेंगे, प्राइमरली बैंक से रिलेटेड. क्यों? क्योंकि बैंक्स एक ऐसी संस्थाएं होती है जो लोगों से डिपॉजिट लेती है और बाकी और उन्हीं डिपॉजिट्स का यूज करती है दूसरे लोगों को कर्जा देने के लिए. सो दैट्स हाउ ये जो डिपॉजिट लेना है और कर्जा देना है, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरेस्ट रेट्स. आज के लेक्चर में गाइस हम इन्हीं इंटरेस्ट रेट्स को पढ़ने वाले हैं. तो गाइस, इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली ये रिटर्न होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर. जैसे मान लो एक बैंक है, बैंक के पास फंड्स आएंगे और बैंक फंड्स लेंड भी करेंगे. तो जो बैंक के पास फंड्स आते हैं उसको हम कहेंगे डिपॉजिट्स. जब उन्हीं पैसे को कर्जे पे दिए जाते हैं उसको हम कहेंगे लोन या फिर क्रेडिट. जब कोई भी पर्सन बैंक के अंदर फंड्स डिपॉजिट करेगा ना, तो उस पर्सन के लिए वो डिपॉजिट क्या है? इन्वेस्टमेंट है. उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसको एक रिटर्न मिलेगा, उसको हम कहेंगे इंटरेस्ट. उसी तरीके से बैंक अगर किसी पर्सन को कर्जे दे रही है तो बैंक के लिए वो इन्वेस्टमेंट है और बैंक उसके बदले में क्या लेगी? इंटरेस्ट. तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट्स, दीज आर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. बराबर ना? बैंक्स लोगों से डिपॉजिट लेती है तब बैंक को ये रिटर्न देना पड़ता है. बैंक उसी डिपॉजिट, उन्हीं पैसे को जब किसी को कर्ज के फॉर्म में देती है, क्रेडिट के फॉर्म में देती है, तब लोगों से वो रिटर्न मिलते हैं. तो ये इंटरेस्ट रेट काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है बैंक में. कोई भी बैंक जो डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट देती है और जो कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट लेती है, इसके बीच में वो जो डिफरेंस है वहां से प्रॉफिट कमाती है. एक्चुअली दैट प्रॉफिट इज नोन एज स्प्रेड. उसको क्या कहेंगे? स्प्रेड. मतलब बैंक्स को फंड जमा करने में जो खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो बैंक जितना भी इंटरेस्ट कर्जा देके कमा रही है और बैंक जितना भी इंटरेस्ट डिपॉजिट्स के ऊपर दे रही है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बैंक का स्प्रेड कहलाएगा. ये ट्रेडिशनल प्रॉफिट होता था बैंक का. आज की बैंक जो है ना, मल्टीपल फंक्शंस करती है, बहुत सारी एक्टिविटीज करती है. इसके कारण आज की बैंक्स बस स्प्रेड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती. देयर आर अदर सोर्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ से बैंक का प्रॉफिट निकलता है. ओके, तो बैंक इस तरीके से काम करते हैं. तो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट रेट के बारे में पता होना जरूरी है कि इंटरेस्ट रेट क्या है, कैसे बैंक के इंटरेस्ट रेट डिसाइड किए जाते हैं, वो कौन सी टेक्निक्स है और क्यों ये टेक्निक्स बार बार बदलती गई है. ओके, अगर हम देखेंगे 19 मतलब हम पूरे इंटरेस्ट रेट रेजिम को डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में. प्री 1991, प्री 1991 एंड पोस्ट 1991. 1991 के पहले और 1991 के बाद. 1991 के पहले और 1991 के बाद क्यों? बिकॉज 1991 इज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया. एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स लाए गए थे इंडिया के अंदर. ठीक है, वो कहानी मैंने आपको बताई थी कि कैसे 1991 में इंडिया में रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी. तो 1991 के पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, सारे बैंकों के इंटरेस्ट रेट को रेगुलेट करती थी, है ना. तो आरबीआई डिसाइड करती थी कि किस तरीके से इंटरेस्ट रेट होंगे. सो इंटरेस्ट रेट इनटू द बैंक्स बिफोर 1991 वेयर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय आरबीआई.
सारे रेट्स को आरबीआई एडमिनिस्टर कर रहा था इंडिया के अंदर, और आरबीआई के एडमिनिस्टर किए हुए रेट के आधार पे ही बैंक क्या कर सकते थे, कर्जे दे सकते थे। लेकिन यहाँ से जो है ना प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि इससे बैंक्स का जो प्रॉफिट था वो कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हो गया 1991 के पहले। तो बैंक ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर पा रही थी इंडिया के अंदर। इसके कारण आप देखोगे कि 1991 के अंदर ज्यादा प्राइवेट बैंकिंग का बिजनेस स्प्रेड नहीं हुआ है, ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है। आप देखोगे कि गवर्नमेंट बैंक ज्यादा बढ़ रही है, फिर वो नेशनलाइजेशन हो कि आरआरबीज हो, लेकिन गवर्नमेंट बैंक्स काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बैंक ज्यादा नहीं बढ़ रहे, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेट जो भी इंटरेस्ट रेट थे वो आरबीआई के द्वारा एडमिनिस्टर किए जा रहे थे। उसके कारण क्या हो गया, बैंक ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही थी। और कोई भी इंस्टीट्यूशन, पर्टिकुलरली बैंक से अगर हम बात करेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक्स होती थी, आज भी है। तो इसलिए 1991 के पहले बैंक्स काफी ज्यादा मुश्किल हुई थी। तो प्री 1991 सारा जो भी था आपका इंटरेस्ट रेट वो आरबीआई के द्वारा एडमिनिस्टर होता था। लेकिन 1991 में आ गई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन में ग्लोबलाइजेशन का फंडा हमने अडॉप्ट कर दिया। बेसिकली हमने क्या किया, इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया। वी ओपन द गेट्स ऑफ इंडिया फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जो भी कंपनीज थी, फिर वो बैंक्स क्यों ना हो, सबको लिबरलाइज करने की पॉलिसी इंडिया ने अडॉप्ट कर दी। व्हाट डू मीन बाय लिबरलाइजेशन यहाँ पे, कि ये जो संस्थाएं हैं, कोई कंपनी हो, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो, सर्विस कंपनी हो या फिर बैंक्स हो, ये कोई भी संस्था है, अपना रेगुलेशन खुद करेगी। एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क भारत सरकार देगा, लेकिन माइनर रेगुलेशन नहीं करेगी। पहले कैसे होता था, हर चीज के लिए लाइसेंस लगता था, हम उसको लाइसेंस राज की पॉलिसी कहते थे। अब बोले इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं होना चाहिए, तो लिबरल होनी चाहिए इकोनॉमी, लिबरल तरीके से काम करनी चाहिए। जो कंपनी ओनर है वो डिसाइड करेंगे कि कंपनी अपना प्रोडक्शन कैसे करेगी, सेल्स कैसे करेगी, कहाँ पे करेगी, है ना। सरकार ने बस इतना देखना चाहिए कि वो जो कंपनीज है वो नियमों के तहत काम करेगी, और नियम भी कम से कम होने चाहिए, है ना। मिनिमम रेगुलेशन के साथ कंपनीज को काम करने की आजादी होनी चाहिए, दैट इज लिबरलाइजेशन। तो ये लिबरलाइजेशन का फंडा बैंकों के ऊपर भी अप्लाई किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेट इंटरेस्ट रेट होते थे, अब उन इंटरेस्ट रेट को लिबरलाइज किया गया। मतलब अब बैंक्स खुद डिसाइड कर रही कि उनके बैंक में इंटरेस्ट रेट कैसे होंगे, अब आरबीआई नहीं डिसाइड कर रहा, है ना। इस तरीके से हम सबसे ब्रॉडर शिफ्ट देखते हैं 1991 में। 1991 के पहले आरबीआई एडमिनिस्टर होते थे, 1991 के बाद आरबीआई एडमिनिस्टर ने आरबीआई को सुपरवाइज कर रहा था, सारी इंटरेस्ट रेट बैंक्स खुद डिसाइड कर रहे थे। उसके लिए फॉर्मूला आरबीआई देती कि कैसे होने चाहिए, कैसे नहीं। सो 1991 वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। उस समय में बैंक्स के रेट्स बदलना शुरू हो गए। ओके, 1994 में हम देखते हैं कि बैंक्स का डीरेगुलेशन शुरू हो गया, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन की शुरुआत होती है। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन मतलब पहले रेगुलेटेड थे आरबीआई के द्वारा, अब 1994 के बाद डीरेगुलेट किया गया, ठीक है ना। ये इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कारण है एक कमिटी, उसका नाम है नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी, ये नरसिम्हन कमेटी क्या है, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ। 1991 में बनी थी और दूसरी कमेटी 1997 में। सेम चेयरमैन के अंडर दो कमिटीज बनी थी। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर 1994 से इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट हो गए और बैंक्स खुद डिसाइड कर रहे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर अलग अलग तरीके के इंटरेस्ट रेट रिजीम्स डेवलप हुए। शुरुआती समय में थी प्राइम लेंडिंग रेट, पीएलआर सिस्टम, फिर थी बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम, फिर आ गई आपकी बेस रेट सिस्टम, देन एमसीएलआर, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट सिस्टम, एंड देन ईबीएलआर, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम। गाइस इस लेक्चर के अंदर हम इन पांचों लेंडिंग रेट सिस्टम का एक सिनॉप्सिस लेंगे कि ये कैसे काम करती है इंडिया के अंदर, ये क्यों इवॉल्व हुई। So interest rate on lending was deregulated by RBI on October 1994. Deregulation, ये important है। This was a part of financial sector reforms initiated in India in 1991. 1991 में जो liberalization की policy adopt की थी, ये उसी के तहत deregulation किया गया। Since 1994, RBI has introduced various benchmarks, अलग-अलग benchmark, जैसे
प्राइम लेंडिंग रेट, बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट एंड अभी के लिए एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ये अलग अलग तरीके के अडॉप्ट करें। ओके, इनके लिए गाइडलाइंस कौन इशू कर रहे थे? आरबीआई, कि ये सिस्टम्स कैसे काम करेंगे। ये सारी जो चेंजेस थी इसकी शुरुआत हुई थी नरसिम्हन कमेटी के द्वारा। 1991 में एक कमेटी बनाई गई थी, नरसिम्हन कमेटी, काफी इंपॉर्टेंट कमेटी थी। नरसिम्हन कमेटी ने बहुत सारे रेगुलेशन वहां पे सजेशन देते, Okay. बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे वहां पे। एक्चुअली नरसिम्हन कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट की गई थी बैंकिंग सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स करने के लिए। 1991 के बाद इंडिया ने प्रॉमिस किया था आईएमएफ को और वर्ल्ड बैंक को दैट इंडिया विल अडॉप्ट लिबरलाइजेशन पॉलिसीज, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, और वो इंडिया में बिजनेस करना आसान करेंगी। 1991 के बाद बैंकिंग सेक्टर में ये सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म लाने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था नरसिम्हन कमेटी। बैंकिंग अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नरसिम्हन कमेटी काफी ज्यादा रिलेवेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट नरसिम्हन कमेटी के बहुत सारे रिकमेंडेशन हम आज भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जो भी नरसिम्हन कमेटी ने बताया था कि इंडिया के अंदर जो बैंकों की खिचड़ी बनी हुई है ना, उस खिचड़ी को हमको समाप्त करना चाहिए और बैंकों के अंदर एक हियरार्की का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जहां पे 2-3 इंटरनेशनल लेवल की बैंक हो, 7-8 आपकी नेशनल लेवल की बैंक हो, उसके नीचे रीजनल लेवल की बैंक हो, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए। तो अभी के लिए आप देख रहे होंगे कि इंडिया में बैंकिंग सिस्टम इसी स्ट्रक्चर में ढालने की कोशिश की जा रही है बैंक मर्जर्स के द्वारा। इसलिए आप देख रहे होंगे कि बैंक्स मर्ज किए जा रहे हैं, जो कमजोर बैंक है उसको मजबूत बैंक के साथ मर्ज करके बैंकों का क्षेत्र बढ़ाया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पहले 7 सब्सिडरी होती थी, राइट नाउ ऐसी कोई सब्सिडरी नहीं रही है। 2017 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसकी 6 सब्सिडरीज को मर्ज कर दिया गया और आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे बड़ी बैंक है, ना ही इंडिया की, ये दुनिया की 50 सबसे बड़ी बैंकों में एक आती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट 50 बैंक्स इनटू द वर्ल्ड राइट नाउ आफ्टर द मर्जिंग। तो ये नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस थे कि इंडिया में कुछ इंटरनेशनल लेवल की बैंक्स होनी चाहिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसमें से एक बन रही। तो गाइस ये जो रिफॉर्म्स है ना, ये आज भी चल रहे हैं अलग अलग लेवल पे। बैंकिंग इंक्लूजन बढ़ना चाहिए। उन्हीं नरसिम्हन कमेटी के द्वारा ये बताया गया था कि बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करना चाहिए। द प्राइमरी रीजन इज दैट टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बैंक्स। बैंक्स के अंदर अगर आप बैंक को ये अधिकार दे दोगे कि तुम तुम्हारी इंटरेस्ट रेट खुद डिसाइड करो, तब बैंक अपने प्रॉफिट के हिसाब से अपनी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली बैंक अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेंगे। और अगर बैंक प्रॉफिट कमा सकती है तो बैंकिंग बिजनेस बढ़ेगा ना इंडिया के अंदर, तो दैट्स हाउ इंडिया की इकोनॉमी और मजबूत हो जाएगी। तो नरसिम्हन कमेटी को बनाया गया था 1991 में और उसके बाद नरसिम्हन कमेटी ने अलग अलग सेक्टर में रिफॉर्म्स किए थे। जैसे कि नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि CRR एंड SLR इनके रेट्स कम कर दो। CRR SLR क्या, मैंने आपको समझाया था, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। 1991 के पहले CRR SLR तकरीबन आपका 50% से ज्यादा था। CRR होता था आपका 15%, SLR होता था आपका 39-40%। 50% से ज्यादा CRR SLR रख लो तो बैंक के हाथ में कितना 50% पैसा होता था, लेस देन 50%, उसी में उनको धंधा करना था। तो इसलिए बैंक ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकती थी। नरसिम्हन कमेटी ने कहा ये नहीं होना चाहिए, रिड्यूस द CRR एंड SLR। उसी तरीके से नरसिम्हन कमेटी ने अलग अलग रिकमेंडेशंस दिए थे वहां पे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट रेजिम को एलिमिनेट करना, एंड एडमिनिस्ट्रेटेड इंटरेस्ट रेट रेजिम। हमारे लेक्चर के लिए, आज के लेक्चर के लिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये नरसिम्हन कमेटी का रिकमेंडेशन था कि खत्म करो ये जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर रही है ना, ये सारी चीजें खत्म करो। इसके अलावा और क्या था, उसके अलावा ये था कि ओपन फाइनेंशियल सेक्टर, ओपन फाइनेंशियल सेक्टर मींस व्हाट, कि इंडिया के अंदर जो है ना फॉरेन सेक्टर की बैंक्स नहीं आ पा रही थी, तो इंडिया के अंदर फॉरेन सेक्टर की बैंक्स आनी चाहिए, फॉरेन सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बढ़नी चाहिए, इसलिए फाइनेंस सेक्टर को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। हाँ, देन फाइनेंशियल इंक्लूजन,
इंक्लूजन, व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन गाइस? कि जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंडिया में अफोर्डेबल प्राइस पे बैंकिंग सर्विसेज मिले, तब आपको होगी फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसीलिए आप देख रहे हो कि जनधन अकाउंट की योजना शुरू कर दी थी। जनधन अकाउंट क्या है? जीरो बैलेंस अकाउंट, कि आप जीरो बैलेंस पे अकाउंट खोल सकते हो बैंक के अंदर। तो जीरो से ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस क्या सकती है? तो बस आईडी प्रूफ लेके आओ, आईडी प्रूफ दिखाओ, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो स्माइल के साथ, आपका अकाउंट खुल जाएगा वहां पे। सो दैट जनधन अकाउंट है ना। तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक तरीका है। किसान क्रेडिट कार्ड इज अनदर वे ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो आप देख रहे होगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो स्कीमें थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई। ऑल दीज आर नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेशंस। ये सारी की सारी नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन है। एनपीए को रिड्यूस करो, अगेन टू रिड्यूस एनपीए सरफेसी एक्ट बना था 2002 में, करेक्ट? सरफेसी एक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो ये सारे क्या नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। इन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट करने की मुहिम स्टार्ट कर दी। दैट्स हाउ नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पे इंडिया में इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट शुरू हो गए। ओके, अब गाइस इंटरेस्ट रेट किसी भी बैंक के जनरली दो तरीके से आते हैं। एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, दूसरा होता है फ्लोटिंग। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या होता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जहां पे जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं थ्रू आउट द टर्म। जितनी भी टर्म होगी, कि मान लो मैंने बैंक में गया और मैंने बैंक से 5 साल का 5 ईयर का एक कर्जा लिया 10 लाख रुपए, ठीक है? तो मेरी टर्म 5 साल की है, तो बैंक ने मुझे 10% पे कर्जा दिया। फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गया मैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाने के बाद बैंक ने मुझे 10% इंटरेस्ट रेट पे 5 साल के लिए 10 लाख रुपए कर्जा दिया। अब ये 10% जो होगा ना, ये थ्रू आउट द टर्म ऑफ माई लोन ये कांस्टेंट रहेगा, ये कभी बदलेगा नहीं। जब इस तरीके से इंटरेस्ट रेट लगेगा तब उसको आप कहोगे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। सो हियर इंटरेस्ट रेट रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द लोन टेन्योर। ये याद रखना है। ओके, तो गाइस ये इंटरेस्ट रेट होता है। व्हाट इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट? फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर ये जो इंटरेस्ट रेट होता है ये फिक्स नहीं होता है, ये फ्लोट होता है। फ्लोट होता है मतलब मार्केट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है, इंटरेस्ट रेट बदलते रहता है। तो ये पीरियोडिकली इंटरेस्ट रेट बदलते जाएगा आपका, ये फिक्स नहीं रहेगा। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट है, दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं गाइस। अगर कोई पर्सन है, उनको अपने इंटरेस्ट रेट को चेंज करना है, तो वो फिक्स से फ्लोटिंग, फ्लोटिंग से फिक्स इंटरेस्ट रेट में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विश। बैंक आपको ये सुविधा प्रोवाइड करके देगी। लेकिन कोई भी पर्सन ये फिक्स या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट ये कैसे डिसाइड करेगा? तो गाइस हर एक के अपने अपने कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। अगर मैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट के फायदे के बारे में आपको बात करूंगा, तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट का सबसे फायदा ये होता है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट आपको सर्टेनिटी देता है। सर्टेनिटी, और डिपेंड बाय सर्टेनिटी हियर कि फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे आपको पता है कि 10% इंटरेस्ट रेट आपका होगा 5 साल के लिए, ठीक है? तो 10 लाख रुपए के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट रेट मिला आपका 10%। तो इस हिसाब से आपके ईएमआई भी फिक्स्ड हो जाएंगे। मतलब ईएमआई बदलेंगे क्या? नहीं। तो आपको पता है कंफर्म कि हर महीने आपका कितना ईएमआई कटेगा फिक्स इंटरेस्ट रेट के। ओके, तो आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, बड़े, क्या है, कैसा है। नहीं, आपको पता है इंटरेस्ट रेट कैसा है। इससे एक स्टेबिलिटी आती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक सर्टेनिटी आ जाती है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। व्हाट इज द डिसएडवांटेज हियर? तो गाइस फिक्स इंटरेस्ट रेट में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है दैट फिक्स इंटरेस्ट रेट आर हायर देन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट कैसे होते हैं? वो ज्यादा होते हैं फ्लोटिंग से। अराउंड 1.5 से 2% का डिफरेंस आ जाता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट और फिक्स इंटरेस्ट रेट में। क्यों? क्योंकि गाइस जो बैंक कर्जे लेती है ना, तो बैंक फिक्स और फ्लोटिंग दोनों तरीके से करती है। अगर बैंक आपने सपोज बैंक ने आपको 10% फिक्स इंटरेस्ट रेट कर्जा दिया है, अब बैंक ने जहां से कर्जा लिया, बैंक भी कहीं ना कहीं से कर्जा लेंगे। अगर वहां से बैंक को यही कर्जा अगर ज्यादा महंगे में मिल रहा है तो,
मान लो बैंक ने वर्ल्ड बैंक से कर्जा लिया, करेक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, और वर्ल्ड बैंक ने वही कर्जा आपको 8%, बैंक को 8% पे दिया है ना। तो जब बैंक को 8% पे मिल रहा है तो बैंक 10% में नहीं दे सकती ना आपको, क्योंकि बैंक का प्रॉफिट ही खत्म हो जाएगा वहां पे, करेक्ट। तो बैंक क्या करेगी, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के कंपैरिजन में फिक्स इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही रखेगी आपको, वहां पे 1.5 से 2% का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, व्हाट इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर अगर मार्केट के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होते तब आपकी भी इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे। दैट्स द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट के अंदर फ्लोट होते जाएंगे। कोई भी एक स्पेसिफिक बेंचमार्क होता है जो बैंक डिसाइड करेंगे, जैसे मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया रेपो रेट एज अ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बेंचमार्क। तो जो भी इंटरेस्ट रेट होगा रिजर्व स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, वो रेपो रेट के आधार पे होगा ना। तो अगर रेपो रेट बढ़ गए तो बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, रेपो रेट घट गए तो बैंक के इंटरेस्ट रेट घट जाएंगे। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं आपके, व्हाई? बिकॉज रेपो रेट इज फॉलिंग डाउन। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं आपके, व्हाई? बिकॉज रेपो रेट इज गोइंग अप। तो इस तरीके से ये अप और डाउन मूवमेंट करते रहेगा, इसलिए हम कहेंगे इसको फ्लोट करना। मतलब जैसे कोई भी हल्की चीज पानी के ऊपर फ्लोट करती है ना, उसी तरीके से ये इंटरेस्ट रेट हो गया, ये मार्केट के ऊपर फ्लोट करेंगे उस तरीके से। इसका फायदा क्या है कि जब रेपो रेट नीचे गिरेंगे तब मेरे लिए भी इंटरेस्ट रेट गिर जाएंगे ना, तब मेरे कुछ पैसे सेव हो जाएंगे वहां पे। अगर मैं इस बात का अनुमान लगा सकता हूं कि आगे जाके इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम हो सकते हैं, तब मुझे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लेने में ज्यादा फायदा हो जाएगा। लेकिन ये मेरा डिसीजन है वहां पे, अगेन ये मेरा असेसमेंट होगा। व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट? तो गाइस सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का, कि फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर सर्टेनिटी नाम की चीज नहीं होती है। आप फाइनेंशियल सिस्टम, अपने जो फाइनेंशियल जो भी डिसीजंस है उनको सर्टन तरीके से, एक निश्चित तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पता नहीं है आपको कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि घटेगा। सडनली कुछ हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट धम से बढ़ जाएंगे, सडनली घट जाएंगे। जैसे मान लो भूकंप हो गए, सुनामी हो गए, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जहां पे इकोनॉमी सडनली चेंज हो जाती है। तो ऐसे मौके पे सडनली कुछ भी हो सकता है। So that's the biggest disadvantage with respect to the floating interest rate. तो गाइस बैंक के अंदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग दोनों तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं। आप चाहे तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से कर्जा ले सकते हो, आप चाहे तो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट से कर्जा ले सकते हो, या कस्टमर की चॉइस होती है। तो कस्टमर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब अपने फायदे के हिसाब से कौन सी रेजिम में कर्जा लेना है ये डिसाइड करेगी। अगर सरकार की बात करेंगे तो सरकार आपको अलग अलग तरीके से, बहुत सारी स्कीमें ऐसी जहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे मान लो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है ना, तो उसके अंदर आपको 7.5% का फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। सुकन्या समृद्धि योजना, उसके अंदर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो स्कीमें भी होती है जहां पे आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है। वैसे ज्यादातर इंडिया में जो भी कर्जे ना वो अभी फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे दिए जाते हैं। मैक्सिमम कर्जे फिक्स इंटरेस्ट रेट पे भी मिलते हैं, लेकिन मैक्सिमम कर्जे इंडिया में फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के आधार पे ही दिए जाते हैं। ओके, तो ये फिक्स इंटरेस्ट रेट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। गाइस फिक्स इंटरेस्ट रेट हो या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट हो, लेकिन सारे, मतलब ये दोनों तरीके के इंटरेस्ट रेट आपको सारे रेजिम में दिखेंगे। तो इन रेजिम के अंदर सबसे पहली जो रेजिम थी वो थी आपकी प्राइम लेंडिंग रेट। 1994 में जब आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट का डीरेगुलेशन किया, तब आरबीआई ने जो सबसे पहली सिस्टम इंट्रोड्यूस की, दैट सिस्टम इज वाज नोन एज prime lending rate. The prime lending rate is the rate at which commercial bank lend money to their most credit-worthy customers. Credit-worthy customer मतलब क्या है कि बैंक के लिए जो कस्टमर सबसे ज्यादा फायदेमंद है, बैंक उसको कहेंगे मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर। अब ये सबसे फायदेमंद कस्टमर कौन होगा? जो रेगुलर रिपेमेंट कर रहा है ना, जो अप टू डेट रह रहा है बैंक के अंदर, करेक्ट, जिनके फंड्स कॉन्स्टेंटली आ रहे हैं, जिनके फंड्स कॉन्स्टेंटली जा रहे हैं बैंक से। तो दीज आर मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर, जिनके ऊपर बैंक भरोसा कर सकती है कि ना ये पर्सन ऐसा है जिनके ऊपर बैंक पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो सकती है, भरोसा कर सकती है। इनको कर्ज देना मतलब बैंक का नुकसान नहीं होगा। इस तरीके से सबसे ज्यादा क्रेडिट वर्दी कस्टमर को जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा दैट विल बी द प्राइम लेंडिंग रेट। ये सबसे कम इंटरेस्ट रेट होगा ना,
गाइस बैंक के अंदर इंटरेस्ट रेट कैसे काम करते हैं? इंटरेस्ट रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिस्क। ये फॉर्मूला कभी हर बार याद रखना। जब हम बैंक के इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो बैंक की इंटरेस्ट रेट उस बैंक के सामने कितना रिस्क है डायरेक्टली उसके आधार पे होता है। मान लो कि बैंक के अंदर ऐसा कोई इंसान गया जिसने पहले भी बहुत बार कर्जे लिए और सारे कर्जे समय पे चुका है बिना एक भी ईएमआई बाउंस किए या फिर एक भी रुपया डुबाए, तो बैंक क्या देखेगी ऐसे कस्टमर को कि वो उसके सामने, मतलब वो जो कस्टमर है वो बैंक के सामने कम रिस्क प्रोड्यूस करेगा बिकॉज दैट कस्टमर आर क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स। तो जब ऐसे कस्टमर बैंक के सामने आएंगे तो बैंक के सामने रिस्क कम होगा, रिस्क कम तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। लेकिन मान लो बैंक के सामने कुछ ऐसे कस्टमर आए जिनका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो उन्होंने पास्ट में कुछ कर्ज लिए थे और वो डिफॉल्ट हो गए वहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर अभी के लिए विजय माल्या, देन नीरव मोदी, ये कुछ ऐसे नाम है, ये नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में है। अरे अब ये कस्टमर को क्रेडिट वर्दी कस्टमर नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके सामने रिस्क ज्यादा है। ये कस्टमर बैंक में अगर कर्जा मांगने आएंगे तो दे विल प्रोवाइड मोर रिस्क टू द बैंक। तो बैंक ऐसे रिस्की एसेट के लिए इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएगी। तो बैंक के अंदर जो भी इंटरेस्ट रेट होंगे वो ज्यादा होंगे किनके लिए? जो बैंक के सामने रिस्क ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। बैंक के सामने बैंक के जो इंटरेस्ट रेट होगी वो कम होगी किनके लिए? जो बैंक के सामने कम रिस्क प्रोड्यूस करेंगे। तो व्हाट इज प्राइम लेंडिंग रेट? ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता था जो बैंक किसी भी भरोसेमंद कस्टमर को देगी, भरोसेमंद कस्टमर को, रिस्की नहीं। तो ये क्या होगा आपका प्राइम लेंडिंग रेट। तो कोई भी बैंक प्राइम लेंडिंग रेट के नीचे कर्जा नहीं दे सकती है, उससे ज्यादा ही कर्जे देगी। करेक्ट। प्राइम लेंडिंग रेट की शुरुआत हुई थी 1994 में। द मोस्ट क्रेडिट वर्दी कस्टमर्स कैन बी डिफाइंड एज द कस्टमर whose loans carry least risk। ऐसे कस्टमर होगी जो कस्टमर काफी कम रिस्क के साथ आ रहे बैंक के अंदर। अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। कोई भी बैंक प्राइम लेंडिंग रेट कैसे डिसाइड करेंगे? तो बैंक को प्राइम लेंडिंग रेट डिसाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती थी स्प्रेड। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्प्रेड। बैंक विल डिसाइड द प्राइम लेंडिंग रेट ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड आल्सो। ओके, अब ये कैसे होगा? स्प्रेड क्या होता है पहले बताता हूं। इट्स बेसिकली इंटरेस्ट रेट डिफरेंस कि बैंक फंड्स बोरो कर रही है ना, बैंक के पास फंड्स आ रहे हैं और बैंक फंड्स दे भी रही है। तो जब बैंक किसी से कर्जा लेगी तब कर्जा लेने के लिए जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है वो है कॉस्ट ऑफ फंड। वो क्या है? कॉस्ट ऑफ फंड। तो कॉस्ट ऑफ फंड इज अ इंटरेस्ट रेट गिवन बाय द बैंक टू गैदर द फंड्स। जैसे मान लो कोई भी बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्जा ले रही है रेपो रेट पे, तो रेपो रेट क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ फंड, है ना। किसी भी बैंक ने आपको कर्जा दिया, आपसे डिपॉजिट लिया है और आपको पैसे दिए और इंटरेस्ट दिया है, तो वो क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ फंड। तो दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ फंड। और बैंक क्या करती है? लोगों को कर्जा देती है ना। तो कर्जा देने के बाद बैंक कुछ रिटर्न्स लेगी। तो व्हाट इज स्प्रेड? इट्स बेसिकली इंटरेस्ट रेट डिफरेंस बिटवीन लोन एंड डिपॉजिट्स। दोनों के बीच का इंटरेस्ट रेट होता है, दैट इज नोन एज स्प्रेड। अब ये स्प्रेड बैंक खुद डिसाइड करेगी। दैट मीन्स कोई भी बैंक अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर कैसे इंटरेस्ट रेट होगी ये खुद डिसाइड करेगी। ओके, द इंटरेस्ट रेट दे विश टू ऑफर टू देयर बेस्ट कस्टमर ऑन द बेसिस ऑफ स्प्रेड। समझ में आया गाइस? अब ये स्प्रेड कैसा होगा ये बैंक डिसाइड करेगी। जनरली बैंक क्या करती थी, अगर उनके पसंद के कस्टमर्स आ गए, मतलब जो कस्टमर ज्यादा रिस्क नहीं जनरेट करते, ठीक है, तो उनको स्प्रेड ज्यादा हो जाता था। लेकिन अगर कोई नया कस्टमर बैंक के अंदर आएगा ना तो उनके लिए स्प्रेड को कम कर दिया करते थे, ताकि बैंक का बिजनेस ज्यादा से ज्यादा हो जाए। इसके कारण क्या हो जाता था? बैंक के अंदर प्रॉब्लम्स, मुश्किलात बढ़ती जाती थी। ओके, लेकिन जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1994 में ये प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम को स्टार्ट कर दिया, तब उसके बाद इसको बंद क्यों? तो उसके कुछ कारण थे। गाइस, प्राइम लेंडिंग रेट के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि प्राइम लेंडिंग रेट के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी।
Prime lending rate lacked the transparency. Why do I call that? See, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट किस मुद्दों के आधार पर डिसाइड किया है. ओके, तो बैंक क्या करेंगे, एक प्राइम लेंडिंग रेट डिसाइड करेगी प्लस स्प्रेड लगने. करेक्ट, ये होगा बैंक का इंटरेस्ट रेट. ये मैं आपको एक ब्रॉडर डेफिनेशन दे रहा हूं, उसके अंदर ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह और भी चीजें आएंगी. अब प्राइम लेंडिंग रेट बैंक डिसाइड कर देगी कि प्राइम लेंडिंग रेट कितना होगा. तो प्राइम लेंडिंग रेट होगा, मान लो बैंक ने डिसाइड किया कि 6% होगा. ओके, अब प्राइम लेंडिंग रेट 6% होगा, उसके ऊपर बैंक स्प्रेड डालेगी. स्प्रेड बैंक टू बैंक वैल्यू होता है. अब बैंक स्प्रेड अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग भी ऐड कर देती है ना. मान लो पुराने कस्टमर उनके लिए रखा 2%, नए कस्टमर के लिए 1.5%. करेक्ट, तो ये जो स्प्रेड है ना, ये स्प्रेड फसाद की जड़ बन गई वहां पे. तो दैट्स व्हाई प्राइम लेंडिंग रेट के अंदर हम देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं थी. किसी को ज्यादा होता था, किसी के लिए कम होता था. उसके कारण क्या हो गया है कि प्राइम लेंडिंग रेट जो है ना, एक तरीके से बैंकों के पास एक हथियार बन गया था एक्सप्लॉइटेशन का वहां पे. तो दैट्स व्हाई प्राइम लेंडिंग रेट के अंदर एक प्रॉब्लम हो गई थी, दैट देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी इन प्राइम लेंडिंग रेट. दूसरी जो बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट. मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट. सी गाइस, इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन को काबू में रखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक पॉलिसी चलाई जाती है. उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने का काम आरबीआई करती है. उस पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी. व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? यहाँ पे आरबीआई रिजर्व रेट्स और इंटरेस्ट रेट को वैरी करती है. फॉर एग्जांपल रेपो रेट. रेपो रेट इज आल्सो नोन एज पॉलिसी रेट. रेपो रेट को वैरी करेंगी सो दैट मार्केट के अंदर मनी सप्लाई वैरी हो जाए और इन्फ्लेशन के ऊपर काबू पाया जाए. अब रेपो रेट क्यों? क्योंकि रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे बैंक्स आरबीआई से कर्जा लेगी, मतलब आरबीआई बैंकों को पैसे देगी. बराबर. मान लो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेपो रेट घटाए गए आरबीआई के द्वारा. अब जब बैंक के इंटरेस्ट रेट घटते हैं ना, तो बैंक को काफी ज्यादा दुख होता है, बैंक का प्रॉफिट कम हो जाता है. इसलिए बैंक क्या करेगी, वहां पे रेपो रेट कम होते हैं उस हिसाब से अपने इंटरेस्ट रेट को कम नहीं करेगी. अलग अलग रिपोर्ट्स है इससे रिलेटेड जुड़ी हुई कि अगर रेपो रेट 1% कम होता था ना, तो बैंक नीचे लेस देन 50% ट्रांसफर करती थी. तो मॉनेटरी पॉलिसी बेनिफिट कस्टमर तक आधे से कम होते थे. ये तो भी काफी हाई बोल दिया, बहुत सारी रिपोर्ट्स ने इससे कम डेटा कोट किया है. ठीक है ना, अलग अलग रिपोर्ट में अलग अलग डेटा है, लेकिन सब डेटा एक लाइन को एक फैक्ट को अंडरलाइन कर रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी के जो बेनिफिट्स है वो कस्टमर्स तक बैंक ट्रांसफर नहीं कर रही थी. ज्यादा से ज्यादा फायदा बैंक अपने पास रख रही थी, कस्टमर तक ज्यादा फायदा नहीं होता था. फॉर एग्जाम्पल से समझाता हूं कि मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ये मैं. सो आई वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू टेक अप लोन. तो मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया. अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी आरबीआई से कर्जा लिया होगा, तो मान लो वही 10 लाख रुपए आरबीआई से लिए. अब आरबीआई ने 10 लाख रुपए देते समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 5% रेपो रेट लगाया. 5%. करेक्ट. कल तक ये रेपो रेट 6% था. तो कल जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई से कर्जा लिया तो 6% पे लिया था. आज जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई से कर्जा लिया तो 5% में लिया. लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कस्टमर्स को क्या करेंगे कि कल जब 10 लाख रुपए लिए थे तो बैंक ने मुझे मान लो 10% पे दिए. 6% पे लिया था और मुझे 10%, मतलब 4% बैंक ने अपना प्रॉफिट किया. लेकिन दूसरे दिन जब रेपो रेट गिर गए 5% पे आ गए, तो आइडियली ये 10% 9% पे आने चाहिए ना, लेकिन ये नहीं होता था. ये 10% से रहते थे, या फिर आपके हो जाएंगे तकरीबन 9.8%, 9.7%, कुछ इस तरीके से. तो मॉनेटरी पॉलिसी की जो बेनिफिट है, अगर 1% बैंक के लिए कम हो गए तो 1% नीचे कस्टमर के लिए भी कम होने चाहिए. नहीं होते थे, क्योंकि बैंक अपना इंटरेस्ट रेट कम करके अपना घाटा नहीं करना चाहते थे. तो इसको हमने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट में गड़बड़ी है. ये क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट में एक गड़बड़ी की तरह देखा गया. दैट मींस बेनिफिट ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसीज वाज नॉट ट्रांसफर्ड टू द कस्टमर
बाय बैंक्स अंडर द प्रीवियस रेजिम्स। ओके, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वहां पे। तो इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अलग अलग रेजिम्स को लाया गया। तो पहले प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम थी। अब प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम ना ट्रांसपेरेंट थी, ना वहां पे मॉनेटरी पॉलिसी बेनिफिट्स ट्रांसफर हो रहे थे ढंग से वहां पे, ना ही वहां पे जो प्राइसिंग होती थी, मतलब स्प्रेड कैसे काउंट करना है, कॉस्ट ऑफ सॉरी ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे काउंट करनी है, इसके रिलेटेड कोई उनकी स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं थी। तो इतने गड़बड़ी के कारण क्या हो गया, प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम एक तरीके से बर्डन बन गई। सो दैट्स व्हाई प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम को बंद करना पड़ा उनको, और उसकी जगह पे नई सिस्टम लानी पड़ी। उस नई सिस्टम का नाम था बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया था 2003 में। तो गाइस, प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं, मामूली डिफरेंस, बस कैलकुलेशन की प्रोसेस बदलती। पहले जहां पे ये कंफर्म नहीं था कि बैंक का स्प्रेड कैसे कैलकुलेट किया जाए, बैंक की ऑपरेशनल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाए, है ना, तो अब उन्हीं प्रोसेस के अंदर जो है ना स्ट्रीमलाइन, मतलब पॉलिसी एक फ्रेमवर्क आ गया था, इसलिए उसको बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम का। तो याद रखना है आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2003 और प्राइमरी लेंडिंग रेट सिस्टम को बंद कर दिया। बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट वाज अराइव्ड बाय कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेशनल कॉस्ट, मिनिमम मार्जिन टू कवर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड प्रॉफिट मार्जिन। तो बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम को कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिया। ओके, तरीके के अंदर कौन सी चीजें आई, तो एक चीज है आपकी कॉस्ट ऑफ फंड। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दैट इफ बैंक इज बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई at repo rate, that repo rate is cost of fund. If bank is borrowing from a person into the India, तो पर्सन को मिलने वाला इंटरेस्ट रेट क्या बन गया, कॉस्ट ऑफ फंड। क्योंकि जो भी पैसा बैंक में आ रहा है इन द नेम ऑफ डिपॉजिट्स और बैंक कर्जे में ले रही है, वो सारा पैसा क्या है, फंड है, उसके ऊपर जो खर्चा है वो कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरी चीज है ऑपरेशनल कॉस्ट। व्हाट इज ऑपरेशनल कॉस्ट गाइस, कि बैंक के ऑपरेशन को फुलफिल करने के लिए जो भी कॉस्ट आएगी वो होगी ऑपरेशनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, बैंक के अंदर बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर एम्प्लॉयज होगी, एम्प्लॉयज की सैलरी है, बिल्डिंग का मेंटेनेंस कॉस्ट है, बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है ना, ये सारी क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट है। अलग अलग रेगुलेशंस को फॉलो करने के लिए कुछ खर्चे आएंगे बैंक के अंदर, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, एटीएम्स लगाने पड़ते हैं वहां पे, बैंक को अलग अलग आउटलेट्स ओपन करने पड़ते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट। तो ये ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कंसिडर करेंगे यहाँ पे। देन मिनिमम मार्जिन टू कवर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब ये क्या होती है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के लिए खर्चा किया, जैसे प्रोविजनिंग, कैपिटल कवरेज। प्रोविजनिंग क्या होता है कि गाइस, बैंक के अंदर एनपीए जनरेट होता है, एनपीए के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए बैंक के अंदर प्रोविजन बनाया जाता है, उसको भी कंसिडर करेंगे। तो नाउ प्रोविजन आल्सो एडेड। कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, प्रोविजन एनपीए को रिड्यूस करने के लिए होते हैं, ठीक है, कि अगर एनपीए के लॉसेस इनकर्ड होते तो प्रोविजन से पैसा उठाया जाएगा और बैंक प्रॉफिट में डाला जाएगा वहां पे, जो घाटे को कम करने के लिए। ओके, कैपिटल क्या होता है कि बैंक के अंदर एक्स्ट्रा कैपिटल जनरेट किया जाता है, सो दैट इन केस ऑफ डिस्ट्रेस पीरियड, अगर मान लो बैंक के पास पैसा खत्म हो गया तो ये कैपिटल के पैसे से बैंक चलती रहेगी वहां पे। देन प्रॉफिट मार्जिन, कि बैंक कितना प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रही है ना। इस तरीके से वहां पे ये जो अलग अलग पैरामीटर्स को लगा के इंटरेस्ट रेट डिसाइड करने की जो सिस्टम थी, उसको लिखा बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम। इट वाज स्टार्टेड इन 2003 इन प्लेस ऑफ प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम। याद रखना कि बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम वाज अराइव्ड बाय कंसीडरिंग द कॉस्ट ऑफ फंड्स, operational cost, minimum margin to cover regulatory requirements and provision margin। लेकिन बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम में फिर भी प्रॉब्लम थी।
व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम? तो पहली प्रॉब्लम सेम, एक प्रॉब्लम जो सारी सिस्टम में कॉमन थी वो थी मॉनेटरी पॉलिसी मैनेजमेंट। RBI was unable to efficiently manage their monetary policy under the previous interest rate regimes. आरबीआई को बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही थी कि प्रीवियस इंटरेस्ट रेट रेजिम के अंदर जिस तरीके से बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही थी उस तरीके के अंदर आरबीआई ने अगर कोई इंटरेस्ट कट किए, मतलब रेपो रेट के अंदर कोई कट किए, तो वो कट नीचे नहीं पहुंच रहे थे। करेक्ट? तो ये प्रॉब्लम सब में कॉमन थी। दूसरी प्रॉब्लम थी वो थी अगेन ट्रांसपेरेंसी। ये जो कॉस्ट ऑफ फंड है ना, ये डिसाइड करना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। अलग अलग बैंक अलग अलग तरीके से ये कॉस्ट ऑफ फंड बताती थी, उसके कारण बैंक्स के इंटरेस्ट रेट के अंदर जो है ना वो ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही थी वहां पे पूरी कैलकुलेशन के अंदर। ओके, अब उसके कारण क्या हो गया कि अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट आप कंपेयर भी नहीं कर सकते थे। कोई बैंक बोलेगी मेरे बैंक के अंदर मेरी बैंक फैसिलिटी ज्यादा दे रही तो ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा रखेंगे, कोई बैंक बोलेंगे कि मेरे बैंक के अंदर कॉस्ट ऑफ फंड ज्यादा थी इसलिए मैं इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखूंगी। तो इसलिए कंपैरिजन के लिए जो है ना बेंचमार्क लेंडिंग रेट ने एक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए कि अब सारे बैंक्स के इंटरेस्ट रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ओके, तो ये कुछ कारण थे जिन कारणों से बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट में मुश्किलें आ रही थी। प्राइमरी रीजन इज कि RBI was unable to effectively implement their monetary policy. For that, RBI ने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम, इस सिस्टम को भी चेंज करवाया और बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट सिस्टम की जगह पे नई सिस्टम आई 2010 में, उसको कहा गया बेस रेट सिस्टम। नेक्स्ट सिस्टम वाज बेस रेट सिस्टम। व्हाट इज बेस रेट सिस्टम गाइस? बेस रेट सिस्टम में एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट, जैसे प्राइम लेंडिंग रेट एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता था जो बैंक दे सकते थे, बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट भी एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता था जो बैंक दे सकते थे, उसी तरीके से बेस रेट भी एक मिनिमम इंटरेस्ट रेट था। ये बेस रेट था कि जिसके नीचे बैंक इंटरेस्ट नहीं दे सकते थे, उससे ज्यादा ही इंटरेस्ट उसको चार्ज करने पड़ेंगे लोगों को। अब बैंक को अगर ये बेस रेट सिस्टम इंप्लीमेंट करनी है तो बैंक को जो है ना इसके लिए एक फॉर्मूला मिला था। उस फॉर्मूला के आधार पे ही, मतलब कुछ पैरामीटर्स है, उन पैरामीटर्स को कंसीडर करके ही किसी भी बैंक में बेस रेट डिसाइड किया जाएगा। जैसे उसके अंदर एक चीज थी कॉस्ट ऑफ फंड। सो देयर वाज अ कॉस्ट ऑफ फंड, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई थी। दूसरी थी नेगेटिव कैरी ऑन CRR। नेगेटिव कैरी ऑन CRR। अब नेगेटिव कैरी क्या होता है गाइस? ये बैंकिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, नेगेटिव कैरी। व्हाट इज नेगेटिव कैरी? कि मान लो बैंक ने बैंक के अंदर मैंने डिपॉजिट डाले, ठीक है, तो बैंक के अंदर मैंने 10 लाख रुपए डिपॉजिट डाल दिए। ये बैंक है, बैंक ने मुझे 10 लाख रुपए के ऊपर रिटर्न दिया इंटरेस्ट रेट 5% का। ओके, अब आरबीआई के अंदर आरबीआई ने बैंकों के लिए नियम क्या लगाया है कि बैंक्स को स्टैट्यूटरी रिजर्व मेंटेन कर रहे हैं, जैसे CRR। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये वो पैसा होता है जो बैंक को मैंडेटरीली आरबीआई के अंदर रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और ये कैश में ही रहेंगे। तो ये कैश में होंगे, आरबीआई के अंदर रहेंगे। अब बैंक ने आरबीआई के अंदर CRR रख दिया, तो 10 लाख का मान लो कि 10% CRR, ठीक है, पहले 15% होता था, अभी तो 4.5% है। फॉर एग्जाम्पल 10% CRR, तो 10 लाख रुपए के ऊपर बैंक ने 10% मतलब 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए CRR से रख दिए। अब जब बैंक CRR पोस्ट कर रही है तो क्या आरबीआई CRR के ऊपर कोई इंटरेस्ट दे रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये जो लाख रुपए बैंक ने CRR के नाम पे रखी, ये डिपॉजिट का हिस्सा है ना, ये मेरे 10 लाख रुपए का हिस्सा है, मैंने जो बैंक के अंदर रखे थे, और उसके ऊपर तो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रही ना। तो मान लो 10 लाख रुपए के ऊपर 10% एक साल है, सॉरी 5% एक साल में इंटरेस्ट रेट चार्ज हो रहा है, दिया जा रहा
है ना। तो 10 लाख रुपए के ऊपर 5% कितना होता है आपका? 50,000, करेक्ट। तो 50,000 रुपए का इंटरेस्ट रेट बैंक 10 लाख रुपए के ऊपर दे रही है। अब 50,000 का इंटरेस्ट रेट अगर हम 10 लाख रुपए के ऊपर मिल रहा है तो 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000 दिया जा रहा है ना। तो बैंक 1 लाख रुपए के ऊपर 5,000 रुपए इंटरेस्ट रेट मुझे दे रही है, लेकिन वही बैंक उसी 1 लाख रुपए को जब सीआरआर के नाम पे रखती है तब बैंक को कुछ नहीं मिलता है। तो बैंक का 5,000 रुपए का नुकसान है। इसी नुकसान को आपने कहा निगेटिव कैरी। समझ में? व्हाट इज निगेटिव कैरी गाइस? कि जब बैंक हायर कॉस्ट पे फंड बोरो करती है और लोअर कॉस्ट पे देती है, तब उस जगह पे जो बैंक का नुकसान होता है दैट इज नोन एज निगेटिव कैरी। ओके, अब आरबीआई ने कहा कि ये निगेटिव कैरी भी आप काउंट कर लोगे, करेक्ट। देन नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर्स, बैंक के खर्चे, है ना, ओवरहेड्स कहते हैं उनको। तो बैंक की जो भी कॉस्ट होगी, ऑपरेशनल कॉस्ट, वो इसके अंदर होगी। देन रिटर्न्स, मतलब प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, करेक्ट। तो एवरेज रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो एवरेज रिटर्न्स हो गए। देन आपके ऑपरेशनल कॉस्ट हो गए, निगेटिव कैरी ऑन सीआरआर हो गए, कॉस्ट ऑफ फंड, ये अलग अलग पैरामीटर्स दिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर आप क्या करो, बैंकों को कहा कि इन सारे पैरामीटर के आधार पे आप इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करो। तो इन सारे पैरामीटर्स के आधार पे बैंकों ने इंटरेस्ट रेट डिसाइड करना शुरू कर दिया वहां पे। बट अगेन देयर वाज अ ह्यूज प्रॉब्लम। जो भी इंटरेस्ट रेट सॉरी बैंक रेट बेस रेट के आधार पे डिसाइडेड थे ना, वो सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे थे जो प्रीवियस रेजिम में थे। दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफर ढंग से नहीं हो रही थी। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफर ढंग से नहीं हो रही थी। देन ट्रांसपेरेंसी, अगेन ट्रांसपेरेंसी कम्स इनटू द पिक्चर। ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी नहीं थी वहां पे, तो इसके कारण बेस रेट सिस्टम को भी एलिमिनेट करना पड़ा। उसकी जगह पे नई सिस्टम आई थी, उसको हमने कहा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। ओके, सो व्हाट इज बेस रेट? Base rate is a interest rate which it is a minimum interest rate decided by the bank, okay, or which bank can offer a loan to the different customers. अब बैंक वेयर गिव फ्रीडम टू कंसीडर द कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स। जो भी डिपॉजिट्स थी वो बैंक डिसाइड कर रही थी, इसके कारण अलग अलग बैंकों के इंटरेस्ट रेट अलग अलग हो जाते थे वहां पे। ऑन एवरेज ऑन मार्जिनल ब्लेंडेड कॉस्ट अंडर द बेस रेट, द सिंगल रेट डिसाइडेड बाय द बैंक वाज टू बी मिनिमम रेट फॉर ऑल लोन एक्सेप्ट द एक्सक्लूडेड कैटेगरीज। ठीक है, तो एक्सक्लूडेड कैटेगरीज है ना, उन एक्सक्लूडेड कैटेगरीज के अंदर ही बेस रेट से कर्जा नहीं दिया जाएगा, बाकी सारी जगह पे बेस रेट से कर्जा दिया जाएगा। एक्सक्लूडेड कैटेगरी मतलब क्या? जैसे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आरबीआई की एक स्कीम थी जहां पे गरीब लोगों को आरबीआई एक डिफरेंशियल रेट पे, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे कर्जा ये देती थी, लोन देती थी। देन और कैटेगरी अगर मैं डिस्कस करूंगा तो बैंक के जो एम्प्लॉयज है, जिस मान लो स्टेट बैंक का कोई एम्प्लॉय है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कर्जा ले रहा है, तो उसके लिए बेस रेट सिस्टम नहीं लगेगी, तो बैंक अलग से सिस्टम उसके लिए जनरेट करेंगे सेल्फ एम्प्लॉयज के, खुद के एम्प्लॉयज के लिए। तो इस तरीके से ये कुछ एक्सक्लूडेड कैटेगरीज थी। उनके अलावा सारे कर्जों के ऊपर क्या था, बेस रेट सिस्टम से ही कर्जा दिया जाता था। ओके, जो भी बेस रेट सिस्टम थी वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर रिवाइज कर देते। आज भी बेस रेट सिस्टम क्वार्टरली बेसिस पे रिवाइज की जाती है। आज भी बेस रेट सिस्टम से बैंक कर्जा देते हुए दिखेगी आपको। उसका प्राइमरी रीजन ये है कि आरबीआई ने अलाउ किया है कि जो पुराने लोन थे जो बेस रेट सिस्टम में दिए थे उनको कंटिन्यू कर सकते हो, जब तक के वो लोग जिन्होंने पुराने बेस रेट सिस्टम पे कर्ज लिए वो खुद नए वाले सिस्टम में कन्वर्ट नहीं होते। तो जिन लोगों ने पुराने सिस्टम को कन्वर्ट नहीं किया था, आज भी उनके कर्जे, मान लो किसी ने 2009 में 20 साल का कर्जा लिया था तो 2029 तक चलेगा वो, लेकिन उसके लिए जो इंटरेस्ट रेट सिस्टम थी वो बेस रेट इंटरेस्ट रेट सिस्टम ही चलेगी ना। इफ दैट कस्टमर वॉलेंटरली डज नॉट चेंज हिज इंटरेस्ट रेट रेजिम, वो कस्टमर खुद चेंज करेगा, बैंक जबरदस्ती चेंज नहीं करवाएगी वहां पे। इसलिए आज भी आप देखोगे कि बेस रेट्स, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट्स के भी सिस्टम आज भी
चल रहे हैं। ओके, बेस रेट सिस्टम आने से ये एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बेटर प्राइसिंग आएगी, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो ट्रांसमिशन था, इंटरेस्ट रेट ट्रांसमिशन, वो अच्छा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ओके, उसके कारण क्या हो गया, बेस रेट फेल हो गई वहां पे। अंडरस्टूड? तो बेस रेट क्यों फेल हो गई, उसके कारण भी मैंने आपको बताया था। ओके, so that's how base rate system was implemented in India. लेकिन बेस रेट सिस्टम एक प्रॉब्लम बनने के कारण बेस 2010 के बाद बेस रेट सिस्टम को कब इंट्रोड्यूस किया था, 2010 में। 2016 में एक नई सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ये नई सिस्टम थी जो बेस रेट सिस्टम के प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम कंटिन्यू करते हुए दिखाई देगी आपको। सेम प्रॉब्लम्स, जितने भी सिस्टम इंटरेस्ट रेट रेजिम को बदलाया गया था उनके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स कॉमन थी, जैसे कि इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते समय बैंक ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रही थी। कस्टमर्स को पता नहीं चल रहा था कि एक ही बैंक के दो कस्टमर, लेकिन दो कस्टमर एक जैसा ही लोन ले रहे हैं और दोनों कस्टमर को अलग अलग इंटरेस्ट रेट क्यों चार्ज किया जा रहा है। मतलब कोई पुराना कस्टमर है उसके लिए इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता था, कोई नया कस्टमर है उसके लिए इंटरेस्ट रेट कम होता था, सेम तरीके का। मान लो हम दो स्टूडेंट है, हम दोनों स्टूडेंट चले गए बैंक के अंदर, दोनों एजुकेशन लोन ले रहे हैं, एक ही तरीके के एजुकेशन लोन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन मुझे इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज किया गया, जबकि जो नया स्टूडेंट है बैंक के अंदर कस्टमर है, जो स्टूडेंट, उसको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज किया गया। तो ये समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर वाज नो ट्रांसपेरेंसी इन डिसाइडिंग स्प्रेड, कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेशनल कॉस्ट, इस तरीके से। तो वो ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण ये इंटरेस्ट रेट रेजिम्स काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस गई थी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आई थी वो थी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम। याद रखना इस सिस्टम को 2016 में इंट्रोड्यूस करवाया था। अभी के लिए इंडिया में एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम चालू है, मतलब इसको भी रिप्लेस करवाया गया। MCLR, marginal cost of fund based lending rate system, was introduced in 2016. This was the refined version of base rate system announced by RBI. ठीक है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना, मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन को और ज्यादा बेहतर करना, लेकिन ये बस ख्वाब ही रहे, इन ख्वाबों को कभी इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा। कोई भी MCLR सिस्टम के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट जो डिसाइड होता था वो अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिसाइड होता था। उसमें से बहुत सारे फैक्टर्स हमने पहले ही देखे थे, कुछ नए होंगे उन्हीं को एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एक तो था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है गाइस, कि अगर आउटपुट बदल गया तो उसके लिए इनपुट कॉस्ट कैसे होगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। कि मान लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर 100 पेन बन रहे, 100 पेन बनाने के लिए कंपनी को 1000 रुपए का खर्चा आया है। ओके, अब उस कंपनी ने और एडिशनल 10 पेन बनाए, तो पूरे बन गए 110 पेन। एडिशनल 10 पेन डालने के बाद 110 पेन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अब कंपनी का टोटल खर्चा जो हुआ ना, वो हुआ आपका 1100 रुपए। तब आप यहां पे देखोगे कि 10 पेन बढ़ गए, तो चेंज इन प्रोडक्शन इज 10 पेन्स। ठीक है, और चेंज इन प्रोडक्शन के लिए जो इनपुट कॉस्ट थी वो भी बदली गई, तो चेंज इन इनपुट कॉस्ट इज, पहले 1000 रुपए थे, अब 1100, मतलब 1000 रुपए। अब 10 पेन के ऊपर 100 रुपए, सॉरी 10 पेन के ऊपर 100 रुपए, मतलब एक पेन के लिए 10 रुपए। तो ये जो 10 रुपए ये बन गया आपकी मार्जिनल कॉस्ट, है ना। तो आप जितना आउटपुट चेंज कर रहे हो उस हिसाब से आपकी इनपुट कॉस्ट जो होगी ना, वो इनपुट कॉस्ट होगी मार्जिनल कॉस्ट। तो बैंक के अंदर जो भी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब बैंक के अंदर आउटपुट क्या होता है, बैंक के प्रोडक्ट्स, लोन। तो एक यूनिट ऑफ लोन बेचने के लिए बैंक को कितना खर्चा आ रहा है, वो खर्चा मतलब क्या है आपका मार्जिनल कॉस्ट। सिंपल,
ऐसे ही याद रखना इस चीजों को, ज्यादा टेक्निकल नहीं भी याद रहता तो सिंपल तरीके से याद रखो कि एक यूनिट ऑफ लोन बेचने के लिए बैंक को कितना खर्चा आ रहा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ फंड वहां पे। सेकेंड इज, पहले तो हो गई मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। दूसरी चीज थी वहां पे निगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया। तीसरी चीज थी वहां पे ऑपरेशनल कॉस्ट, और चौथी चीज इसमें अंदर वो थी आपकी टेन्योर। तो इस तरीके से चार अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते थे। ठीक है, यहाँ पे मेजर चेंज हुआ था मार्जिनल कॉस्ट का, कि अभी इंटरेस्ट रेट डिसाइड करते समय मार्जिनल कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाएगा और उस मार्जिनल कॉस्ट के आधार पे बैंक्स के इंटरेस्ट रेट को डिसाइड किया जाएगा। ओके, अब जब एमसीएलआर डिसाइड हो रहे थे ना, तो आरबीआई ने कुछ कंडीशंस भी लगा दिए थे दैट जो भी एमसीएलआर सेक्शन के अंदर इंटरेस्ट रेट होंगे वो अलग अलग टेन्योर के लिए अलग अलग होंगे। जैसे बैंक्स एमसीएलआर सिस्टम्स के जो इंटरेस्ट रेट होते थे वो ओवरनाइट, मतलब एक दिन के लिए भी डिसाइड करते थे, ओवरनाइट होते थे, एक महीने के लिए होते थे, क्वार्टरली होते थे मतलब 3 महीने के लिए, हाफ ईयरली मतलब 6 महीने के लिए, एंड 1 साल के लिए होते थे। कुछ कुछ बैंक है जो 2 साल के लिए भी एमसीएलआर के रेट्स डिसाइड करते हैं। तो ये जो एमसीएलआर के रेट्स है ना, ये कुछ इस तरीके से डिसाइड किया जाता था, ओवरनाइट, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, और कभी कभी रेयरली 2 इयर्स की बेसिस के ऊपर भी किए जाते थे। तो ये आरबीआई की गाइडलाइंस थी, ये कंडीशंस थे आरबीआई ने बताए गए एमसीएलआर सिस्टम के अंदर कि बैंक को इस तरीके से इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर अपने बताने पड़ेंगे। ओके, जो भी एमसीएलआर सिस्टम के अंदर इंटरेस्ट रेट थे वो जो है ना सारे कर्जों के ऊपर नहीं अप्लाई होते थे। अगर कोई भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट अबव 3 इयर्स आर नॉट कवर्ड अंडर एमसीएलआर सिस्टम। तो इस तरीके से कुछ वहां पे कंडीशंस लगाई गई थी। तो इन कंडीशन के साथ एमसीएलआर सिस्टम को इंप्लीमेंट किया गया था, लेकिन एमसीएलआर सिस्टम में अगेन उनकी भी खुद की प्रॉब्लम थी वहां पे। तो वही हमारी प्रॉब्लम्स दैट ट्रांसपेरेंसी अच्छे तरीके से नहीं थी, देन जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसफर हो रही थी वो भी ढंग से नहीं हो रही थी वहां पे, राइट। तो दैट्स व्हाई एमसीएलआर सिस्टम को भी वहां पे क्या कर दिया, डिसबैंड कर दिया, और एमसीएलआर सिस्टम की जगह पे एक नई सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दैट इज एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। अभी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट सिस्टम क्या है जो अभी फिलहाल बैंकों के अंदर काम कर रही है, उस लेंडिंग रेट सिस्टम को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।